रामलाल अपनी पत्नी सुगंधा और दो बेटे रमेश और गोपाल के साथ रहा करता था। एक दिन रामलाल अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ घूमने के लिए जाता है। तुम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना। आज बाजार में बहुत भीड़ है, अगर हाथ छूट जाएगा तो हम सब एक दूसरे से बिछड़ सकते हैं। सुनिए जी, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं, किसी और दिन आ जाएंगे। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। तू क्यों नहीं जाएगा? अपनी माँ की बात नहीं सुनेगा? माँ, पिताजी को तो कभी कभी समय मिलता है, जब वो हमारे साथ कहीं बाहर जाते हैं तो हमें साथ में घुमाते हैं, हमारे साथ समय बिताते हैं। आप चाहते हैं कि भीड़ के चक्कर में हम उन्हें गवा दें? सुगंधा, रमेश ठीक कह रहा है, हमें आगे चलना चाहिए। हम सभी एक दूसरे पर नजर रखेंगे कि कहीं किसी का हाथ ना छूट जाए। बस जब आप लोगों को जाने का इतना ही मन है तो मैं क्यों ही मना करूँगी। चलिए। रमेश कुछ दूर चलता है, तभी उसे अपने छोटे भाई गोपाल का ख्याल आता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता और वो घबरा जाता है। माँ, पिताजी, गोपाल कहीं खो गया है, मेरे पीछे नहीं है, उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे राम, मेरा बेटा कहाँ चला गया? तू तो इसका बड़ा भाई है ना, तो तुझे इसका ख्याल रखना चाहिए। रमेश पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें पहले चलकर गोपाल को ढूंढना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मुझे मेरा बेटा मिल जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं ढूंढ लूंगा अपने बेटे को। रामलाल अपने बेटे और पत्नी को लेकर पूरे बाजार में अपने छोटे बेटे को ढूंढता है, लेकिन गोपाल उसे नहीं मिलता। रात को सभी निराश मन से घर वापस आ जाते हैं। बेटा, मैंने बाजार में तुझसे ऊंची आवाज में बोला, मुझे माफ कर दे उसके लिए। बस जल्दी से हमारा गोपाल मिल जाए। माँ, मुझे आपकी बात का बुरा बिल्कुल नहीं लगा। मुझे पता है आप छोटे के गुम हो जाने के कारण परेशान हो, इसलिए आपने मुझ पे गुस्सा किया है। हाँ बेटा, वैसे भी एक बेटे को खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने बच्चे को ढूंढ लूंगा। रामलाल की बहुत कोशिश करने के बाद भी गोपाल उसे नहीं मिलता। समय बीतता है और समय के साथ रमेश बड़ा हो जाता है और उसके माता पिता उसकी शादी एक मधु नाम की लड़की से करवा देते हैं। एक रोज मधु गुस्से में अपने कमरे में आती है। देखो जी, मुझसे ये सास ससुर की सेवा नहीं होती है, इनसे सब कुछ अपने नाम करवा के इन्हें आश्रम भेज दो। तुम ये क्या बात कर रही हो? वो मेरे माँ बाप है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपको उनको छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि जहाँ उनके जैसे लोग रहते हैं उन्हें वहाँ भेजने की बात कर रही हूँ। महीने महीने उन्हें खर्चा देते रहेंगे। क्या ऐसा करना ठीक होगा? जी बिल्कुल ठीक होगा। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? वहाँ पर जितने लोग रहते हैं उन्हें किसी चीज की तकलीफ थोड़ी ना होती है। आपके दोस्त की माँ भी तो वहीं रहती है। अरे वो तो बाहर रहते हैं ना, इसलिए उन्होंने अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ा है। ये सब कहने वाली बातें। जिन्हें अपने साथ रखना होता है वो रखते हैं, जिन्हें नहीं रखना होता वो नहीं रखते। हाँ, ये भी तुम सही कह रही हो। चलो एक काम करता हूँ, मैं पिताजी से जाके बोलता हूँ कि उनकी उम्र हो गई है और वो सब कुछ मेरे नाम कर दे। अभी तो वो सो गए होंगे, कल बात करता हूँ। ये आपने बिल्कुल सही बोला। उन दोनों की बातें रामलाल सुन लेता है, जिसे सुनकर वो अपने मन में बोलता है। एक लड़की होती है, घर में आती है तो घर जोड़ती है, और एक ये है कि घर तोड़ने की बात कर रही है। सुगंधा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरी बहू कितनी लालची निकली। मैं इन लोगों को कुछ नहीं दूंगा, वरना ये लोग हमें घर से बेघर कर देंगे। अगले दिन मधु नाश्ते की थाली लेकर अपने सास ससुर के कमरे में जाती है और उन्हें आपस में बात करता हुआ सुनती है। सुनिए जी, मेरी अलमारी में सोने के भारी जेवर रखे होंगे, अभी बहू नाश्ता लेकर आती होगी, उसे दे देना। उसे अपनी बहन की शादी में जाना है, पहन लेगी। बहू को शादी में बहुत गहने मिले हैं, उसी में से कोई पहन लेगी। तुम्हें क्या जरूरत है अपने गहने देने की? ससुर जी मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहीं इन्होंने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? लेकिन अगर ऐसा होता तो ससुर जी अब तक घर में तूफान मचा देते। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वो हमारी ही बहू है। मैं जानता हूँ वो मेरी बहू है, लेकिन इंसान को अपने बारे में भी तो सोच कर रहना चाहिए। आप बहुत अजीब बातें कर रहे हो। मैंने जो बोला है वो करिए आप। ये लो तुम अपने गहने, और दे दो जिसे देने हैं। ये तो बस गहने ही हैं जी।
अगर सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलता रहा तो मैं सोच रही हूँ रमेश के जन्मदिन पर सब कुछ उसके नाम कर दूंगी। हम बूढ़ों को क्या ही भरोसा है। माँ जी, आप लोगों का नाश्ता और बता दीजिए आप लोग लंच में क्या खाएंगे। बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। बहू अभी तू जा, हमें जो खाना होगा हम तुझे बाद में बता देंगे। बहू ये गहने भी लेती जा और अपने पास रख ले, जब दिल करे पहन लियो। ये गहने किसके हैं माँ जी? ये गहने मेरे हैं, लेकिन ये गहने आज से तेरे हैं। मैं इतने भारी गहने पहनकर कहाँ जाऊंगी? फिर भी माँ जी, मैं आपके गहने कैसे ले सकती हूँ? तू इस घर की बहू है, इस घर की हर चीज पर तेरा हक है और इन गहनों पर भी। अपनी सास की बात सुनकर मधु खुश हो जाती है और गहने अपने कमरे में लेकर चली जाती है। तभी रमेश बोलता है, मैं जाता हूँ, माँ और पिताजी से बात करता हूँ, वो सब कुछ हमारे नाम कर देंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए, ये देखिए माँ जी के गहने। तुम थोड़े से गहने पाकर खुश हो गई, अब तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए क्या? चाहिए, लेकिन अब हमें कुछ भी कहकर बुरे बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बिना बोले आपके जन्मदिन तक सब कुछ आपके नाम हो जाएगा। वो कैसे? सब कुछ मेरे नाम कैसे होगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो तुम मेरी माँ और पिताजी की सेवा करती रहो, ताकि उनका सब कुछ हमारा हो जाए और उन्हें शक भी ना हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन बस ससुर जी बीच में टांग ना अड़ा दें। वो कुछ नहीं करेंगे, माँ की जिद के आगे ना उनकी नहीं चलती है। अपनी लालच की चलते मधु अपनी सास ससुर की सारी जरूरतों को पूरा करती है, उनकी खूब सेवा करती है। अपनी लालची बहू के लालच से अनजान सुगंधा अपने पति के बार बार मना करने पर भी आए दिन उसे कुछ न कुछ महंगी चीजें देती रहा करती। दिन बीतते हैं और रमेश का जन्मदिन आता है और वो अपनी पत्नी से बोलता है, खुश हो जाओ तुम, आज तो तुम इस घर की मालकिन बनने वाली हो। बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप भी तो मालिक बनने वाले हैं। आज के बाद सब कुछ हमारा होगा। हाँ बिल्कुल, कल मैंने पिताजी को वकील से बात करते हुए सुना था, वो पेपर बनवा रहे हैं। शाम तक सब पता चल जाएगा। रमेश अपने माता पिता के पास जाता है और उनके पैर छूता है। कुछ टाइम बाद सभी मिलकर रमेश का बर्थडे मनाते हैं। तभी रमेश बोलता है, माँ, पिताजी, आप लोग मुझे तोहफा क्या देंगे? बेटा आज से सब कुछ तेरा है, आज से तो इस घर का मालिक है। आज हमने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी। माँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। ये तोहफा मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट तोहफा है। प्रॉपर्टी पाकर मधु और रमेश बहुत खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन से मधु अपने सास ससुर के लिए अपना बर्ताव बदल देती है, जिसे देखकर सुगंधा बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, बहू तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? तू तो हमारी बहुत अच्छी बहू है ना। माँ जी, अब ये अच्छी बहू का नाटक मुझसे और नहीं होगा। हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। बेटा बहू ये क्या बोल रही है? माँ, मधु सही कह रही है। आप लोगों के रहने के लिए आश्रम में इंतजाम करवा दिया मैंने। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। रमेश अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। कुछ दिनों के बाद उसके पास आश्रम से कुछ लोग आते हैं, जो कि उनको बताते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी जब तक ही उनके नाम थी, जब तक उनके माता पिता उनके घर पर थे। उनके जाने के बाद ये प्रॉपर्टी अनाथ बच्चों के नाम हो गई है। ये सुनकर दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं और अपने सर पर हाथ रख लेते हैं। उनके हाथ से प्रॉपर्टी भी चली जाती है और माँ बाप की नजर में इज्जत भी। वेदिका 35 साल की खूबसूरत और बहुत शांत स्वभाव की महिला थी। उसकी शादी टूट चुकी थी। वो अपनी माँ सुभद्रा और बेटी कंचन के साथ रहती थी। आर्यन नाम का एक बहुत ही हैंडसम लड़का वेदिका को बहुत पसंद करता था। उसकी उम्र 25 साल थी। वो उसी के मोहल्ले में रहता था। वेदिका जैसे ही रोज सुबह ऑफिस के लिए निकलती, तो आर्यन भी उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस जाता था। ऐसे ही एक दिन वो ऑफिस जा रही होती है कि तभी अचानक एक चोर उसका पर्स छीनकर भागने लगता है। चोर चोर, कोई रोको उसे, मेरा पर्स लेके भाग रहा है, हेल्प मी, चोर चोर। उस चोर को पकड़ने के लिए आर्यन उसके पीछे भागने लगता है। आखिरकार वो उसे पकड़कर वेदिका का पर्स छीन लेता है। तभी वहाँ वेदिका आ जाती है। चोरी करते हो? तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अरे अरे वेदिका जी, रहने दीजिए, बेचारे को उसका सबक मिल चुका है। नहीं नहीं, इसे तो मैं अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। चोरी करेगा? अरे नहीं नहीं, बस कीजिए,
वैसे ही सिंगल पसली नजर आ रहा है। पुलिस को दे दिया तो खामखा मर मुरा जाएगा। अच्छा ठीक है, एंड बाय द वे थैंक यू सो मच। वैसे लगता है कि आपने मुझे नोटिस नहीं किया। मैं आपके मोहल्ले में रहता हूँ, पड़ोसी हूँ आपका। मेरा नाम आर्यन है। ओह अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे बैग में था क्या? बैग में कुछ भी नहीं था, वो तो खाली है। अरे तो खामखा मार दिया उस बेचारे को। क्योंकि वो चोरी कर रहा था तो सबक तो सिखाना ही था। दोनों खूब हंसते हैं। आर्यन वेदिका से बात करने और मिलने के नए नए बहाने तलाशते रहता है। एक दिन आर्यन वेदिका के साथ कॉफी शॉप में जाता है। वेदिका जी, क्या क्या पसंद है आपको अपनी लाइफ में? मुझे खुली हवा में एक परिंदे की तरह उड़ना बहुत पसंद है। अरे तो फिर उड़िए ना, सोचने वाली क्या बात है इसमें? क्या सच में आर्यन, ऐसा मुमकिन है? एकदम सच। आप बस हाँ कर दीजिए, आपकी हर विश मैं अभी पूरी करता हूँ। इतना कहकर आर्यन वेदिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठाकर एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है, जहां वो गाड़ी की सनरूफ खोल देता है। वेदिका सनरूफ से बाहर निकलती है और अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर आंखें बंद करके हवा को महसूस करती है। ये आई एम सो हैप्पी। वेदिका जी, वो आप कुछ कहना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ आर्यन बोलो, क्या हुआ? वो मतलब वो मैं आपसे आई लव यू वेदिका जी। मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ आपसे और शादी भी आप ही से करना चाहता हूँ। वेदिका खुश तो हो जाती है, पर समाज के डर से वो घबराकर मना कर देती है और गाड़ी से उतर जाती है। मैं जानता हूँ वेदिका जी कि आप क्यों हिचकिचा रही हैं। ये दुनियादारों की वजह से ना, कि लोग क्या कहेंगे, यही चल रहा होगा आपके मन में। एक बात कहूँ, अगर आप सिंगल रहेंगी तब भी ये लोग आपको सुनाएंगे और मुझसे शादी कर लेंगी तब भी। अब फैसला आपका है, तो सोचिए और मुझे बताइए कि आप अकेले रहना चाहती हैं या फिर मेरे साथ। हाँ आर्यन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी मेरी जिंदगी मेरे तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। आई लव यू सो मच आर्यन। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। वेदिका घर जाकर सारी बात अपनी बेटी काजल को बताती है। वो अपनी माँ के लिए बहुत खुश होती है। उसकी माँ सुभद्रा को ये सब जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से से तिलमिला जाती है। हाय हाय, अरे बेटा तू ये क्या कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? अपने से 10 साल छोटे लड़के से इश्क लड़ाते हुए। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं और आर्यन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे तूने सोचा नहीं कि लोग क्या कहेंगे? हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। इतनी उम्र में अब तू शादी करेगी, और वो भी अपने से इतने कम उम्र के लड़के से। सब थू थू करेंगे। बेटा छोड़ दे, तोड़ दे ये रिश्ता। माँ, प्यार कभी उम्र देखकर नहीं किया जाता। आप ही बताइए, क्या मुझे मेरी जिंदगी मेरे तरीके से जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं खुश नहीं हो सकती? क्या मैं अपने लिए किसी को चुन नहीं सकती? क्या सारी चीजें समाज के मुताबिक करना ही जरूरी है? खुद की खुशी कोई वैल्यू नहीं करती है? अब क्या बोलूं बेटा मैं? तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा, बस खुश रह तू। वेदिका के परिवार वाले उसके रिश्ते को अपनी मंजूरी दे देते हैं। आर्यन भी खुशी खुशी अपने घर वालों को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर उसकी माँ सुहासिनी का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। अरे नालायक, उस अधेड़ उम्र की औरत से शादी करेगा तू? तेरी अकल घास चरने गई है क्या? अरे मैं कभी नहीं होने दूंगी ये। यहाँ क्या माँ, आज के जमाने में भी आप ऐसी सोच रखते हो? अरे आपको पता भी है, जिस प्रियंका चोपड़ा की आप इतनी बड़ी फैन है ना, उसने भी ऐसे ही शादी की है। उसका पति भी उससे 10 साल छोटा है उम्र में। अरे कमबख्त, वो प्रियंका चोपड़ा है और तेरा तो खराब खोपड़ा है। अरे वो तो एकदम पागल औरत है। अरे वो जवान लड़कों को फंसाती है। दूर हो जा उससे, मैं बोल रही हूँ, पछताएगा। आर्यन को अपनी माँ की बातें कतई पसंद नहीं आती। वो बहस करता हुआ वहाँ से चला जाता है। वेदिका और उसका प्यार गुजरते वक्त के साथ और गहरा और पक्का हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लेते हैं
और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वेदिका को आर्यन के साथ उसकी पत्नी के रूप में देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे मोरी मैया, देखो तो जरा इनकी बेशर्मी, तनिक लाज नहीं आई इनको। अधेड़ उम्र की लड़की ने फंसा ही लिया एक लौंडा, ये भगवान। अरे देखो तो, इसके चाल चलन तो पहले से ही ठीक नहीं थे। पहले निकम्मी ने अपना पति छोड़ा और अब ये मोहल्ले का बच्चा फंसा लिया, बेशरम। अरे सुन क्या क्या कह रहे हैं लोग, और कितनी नाक कटवाएगा आर्यन। अब ये देख, ये तो उम्र में मेरे बराबर लगती है, तेरी माँ जैसी है। उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, प्यार कभी उम्र देखकर नहीं किया जाता। प्यार तो दो दिलों का मेल है, दो आत्माओं का मेल है, और मेरी वेदिका जी का दिल तुम लोगों के दिल से काफी अच्छा है। अरे क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर तूने, जो तेरे लिए हमसे जुबान चला रहा है। मेरा बेटा तो अब मेरा रहा नहीं। आए माँ बस भी करो अब आपको सुनाने की क्या जरूरत है। आपने भी तो ऐसे ही शादी की थी ना पापा से। आपकी उम्र 17 थी और पापा की 27, तो हमारे रिश्ते में क्या दिक्कत है। अरे ये तो समाज की रीत है, मर्द की उम्र ज्यादा हो तो चल जाता है, पर औरत तो हमेशा मर्द से छोटी होती है ना। क्यों माँ क्यों, औरत बड़ी क्यों नहीं हो सकती। जब हम इक्वलिटी के जमाने में आदमी और औरतों को बराबर समझते हैं, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करते, तो औरत की उम्र हमसे बड़ी क्यों नहीं हो सकती। अपनी बेटियों को अपने बेटों के बराबर दर्जा देने की बात करते हैं हम। अगर यहाँ वेदिका जी की जगह कोई आदमी होता और वह अपने से कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता, तो क्या तब भी आप यही बात कहते। आर्यन की बातें सुनकर लोगों का सर शर्म से झुक जाता है और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सुहासिनी उसका घर में बड़े ही प्यार से स्वागत करती है और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। पायल और नेहा अपना अपना पिज्जा खाकर घर चले जाते हैं, लेकिन नेहा के दिमाग में कुल्हड़ पिज्जा वाली बात बैठ जाती है। उसे एक हफ्ते का इंतजार नहीं हो रहा था। यार पायल, ये पिज्जा कितना अमेजिंग है, चीजी पिज्जा। सच में मैंने हर जगह का पिज्जा खाया है, लेकिन इसका स्वाद ना अलग ही है। अरे ये तो कुछ नहीं नेहा, तुम अगर कुल्हड़ पिज्जा खा लोगी तो कोई और पिज्जा खाओगे ही नहीं। तू कुल्हड़ चाय या लस्सी की बात कर रही है ना? पागल है, कुल्हड़ पिज्जा बहुत टेस्टी होता है। आय हाय, सोच के ही मुंह में पानी आ गया। कुल्हड़ पिज्जा, कुल्हड़ में पिज्जा कैसे बन सकता है? उसमें तो बस लस्सी और चाय ही पी सकते हैं। पिज्जा के बारे में पहली बार सुना है। कोई नहीं, अभी तो बस सुना है, अगले हफ्ते में तुझे खिलाने लेकर चलूंगी। अभी तो हम बस इस पिज्जा को एंजॉय करते हैं। इसीलिए वो 2 दिन बाद ही पायल को कॉल करके कहती है, पायल यार देख, एक हफ्ता तो दूर है, आज ही चल लेते हैं ना हम कुल्हड़ पिज्जा खाने। देख, जब से मैंने इसके बारे में सुना है मुझे चैन नहीं है, खाना ही है मुझे अब जल्दी से। ठीक है, शाम को चलते हैं। नेहा जैसे ही कॉल कट करती है तो पीछे उसकी माँ संध्या उसे घूरते हुए बोलती है, नहीं, पिज्जा खाने के लिए तुमसे वेट नहीं हो रहा, और घर में जो खाना बना है वो खराब होने के लिए है। जब देखो तब पिज्जा। लेकिन माँ, इस बार मैं कुल्हड़ पिज्जा खाने जा रही हूँ, और अगर अच्छा हुआ ना तो आपके लिए भी पैक करवा के ले आऊंगी। कुल्हड़ में चाय और लस्सी पीते हैं, ना कि कुछ खाते हैं। वही तो, मैंने खुद पहली बार सुना है कुल्हड़ पिज्जा के बारे में। अगर अच्छा हुआ तो आपके लिए भी ले आऊंगी, नहीं तो घर में ही बनाकर ट्राई करूंगी। जा, जो करना है कर। वैसे भी कौन सा तू मेरे कहने से कभी रुकती है, बस मेरे लिए लाना मत भूलियो। नेहा शाम को तैयार होकर पार्लर के साथ कैफे में जाती है, जहाँ पर कुल्हड़ पिज्जा मिलता था। वो वहाँ का कुल्हड़ पिज्जा की मेकिंग देखकर पायल से बोलती है, वाओ पायल, यार मुझे तो पता ही नहीं था कुल्हड़ में पिज्जा भी बनता है। अब तो जल्दी से मेरा पिज्जा बनकर आ जाए बस। हाँ हाँ, आता ही होगा। चल, हम पहली बार कुल्हड़ पिज्जा खाएंगे तो उसकी वीडियो शूट करेंगे, रिव्यू करके, ताकि लोगों को भी पता चले पिज्जा के साथ नया आविष्कार काम आया भी कि नहीं। कुछ ही देर में दोनों का कुल्हड़ पिज्जा आता है, जिसकी वीडियो बनाने के बाद पायल और नेहा उस पिज्जा को खाते हैं, तो उन दोनों को ही वो बहुत पसंद आता है। जिसके बाद नेहा अपनी माँ के लिए भी एक कुल्हड़ पिज्जा लेकर जाती है और घर आकर उनसे कहती है, माँ कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं ले आई आपके लिए कुल्हड़ पिज्जा। संध्या घर आकर कुल्हड़ पिज्जा खाती है तो उसको ये कुल्हड़ पिज्जा बस ठीक ठाक सा लगता है,
जिस पर नेहा उससे कहती है, अरे माँ, अब मुझे पता चल गया इसको कैसे बनाना है। देखना, मैं आपको घर पर कुल्हड़ पिज्जा बनाकर जरूर खिलाऊंगी। अगले दिन नेहा बाजार से कुल्हड़ पिज्जा बनाने के लिए सारा सामान ले आती है और वो घर में सब कुछ करके कुल्हड़ पिज्जा बनाती है, जिसको खाकर दोनों माँ बेटी को बहुत खुशी होती है। अब नेहा को पिज्जा पसंद नहीं था, उसको बस कुल्हड़ पिज्जा पसंद था और गुजरते दिनों के साथ उसका कुल्हड़ पिज्जे के लिए क्रेज बढ़ता गया। साथ ही साथ वो अपना एक कुल्हड़ पिज्जा मेकिंग यूट्यूब चैनल भी चलाती रही। लेकिन कुछ दिनों बाद शाम के समय संध्या नेहा को बुलाकर कहती है, बेटा, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अच्छे घर का लड़का है, इसलिए घर पर ही रहियो। अगर रिश्ता पक्का हो गया तो तू जिंदगी भर राज करेगी। वैसे तो मुझे अभी शादी करने का मन नहीं है माँ, लेकिन आपके कहने पर मैं रिश्ता देख लेती हूँ। अगले दिन मोक्ष नाम का लड़का अपनी माँ कुल्ली देवी के साथ आता है और उनके स्वागत के लिए नेहा कुल्हड़ पिज्जा लेकर उनके सामने आती है। ये देखकर लड़के की माँ कहती है, अरे बहन जी, ये क्या है? ना तो ये कुल्हड़ वाली चाय लग रही है, ना कुल्हड़ वाली लस्सी। माँ, ये कुल्हड़ पिज्जा है, आजकल ट्रेंड में है। हम भी तो अपने रेस्टोरेंट में यही बनवाते हैं, लोगों को पसंद है। आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं? नहीं बेटा, काम नहीं करता, रेस्टोरेंट का मालिक है। वैसे मुझे नई चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन तेरे हाथ का ये कुल्हड़ पिज्जा खाकर देखती हूँ। कुल्ली देवी नेहा के हाथ का कुल्हड़ पिज्जा खाकर देखती है, जो उसे बहुत पसंद आता है। साथ ही मोक्ष को नेहा बहुत पसंद आती है। दोनों के घर वालों की आपसी रजामंदी से 1 महीने के अंदर ही दोनों की शादी होती है, जिसके बाद ससुराल आकर शादी के अगले दिन नेहा की ननद आरती उससे कहती है, भाभी, मैंने सुना है माँ से कि आप कुल्हड़ पिज्जा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो क्या आप अपनी ननद को नहीं खिलाएंगी? जरूर आरती, तुम कहो तो आज ही बना दूं। पहली रसोई में बहू को मीठा बनाना होता है, इसलिए आज ये पिज्जा वीजा नहीं बनेगा। कुछ मीठा बनाकर खिला दे बहू सबको, बाद में बना दियो इसके लिए पिज्जा। ठीक है माँ जी, मैं अभी कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। नेहा रसोई में जाकर मीठे में खीर बनाकर लाती है और उसको परोसने के लिए कुल्हड़ का इस्तेमाल करती है। तो ये देखकर कुल्ली कहती है, बहू, तुझे कहा था ना मैंने, ये कुल्हड़ पिज्जा बाद में बनाइयो, लेकिन तू मानी नहीं। ससुराल में पहले ही दिन सास की बात ना मानकर उसका निरादर करने लगी। अरे अरे माँ जी, शांत। मैंने कोई निरादर नहीं किया आपका। मैंने मीठे में खीर बनाई है, लेकिन उसको कुल्हड़ में डाल के लाई हूँ। जब कुल्हड़ में पिज्जा बन सकता है तो खीर क्यों नहीं बन सकती? आप सब खा कर देखिए कैसी बनी है। लाओ लाओ भाभी, देखें आपकी कुल्हड़ वाली खीर। सभी नेहा की बनाई कुल्हड़ खीर खाते हैं, जो स्वाद में बहुत ही टेस्टी थी। जिसके बाद मोक्ष कहता है, वाओ, खीर को कुल्हड़ में डालने के बाद उसका टेस्ट कितना बदल गया। कसम से इतनी टेस्टी खीर नहीं खाई मैंने। हाँ बहू, सच में तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। भैया, मैं कहती हूँ कि आप अपने रेस्टोरेंट में कुल्हड़ वाला पिज्जा तो रखते ही हैं, आप कुल्हड़ वाली खीर भी रख लो। कुछ अलग होगा तो सबको अच्छा लगेगा। जरूर नेहा जी, रेसिपी बता देना मेरे शेफ्स को, ताकि वो भी इतनी टेस्टी खीर बना पाए। नेहा के कुल्हड़ वाले पिज्जा के बाद अब कुल्हड़ वाली खीर की भी बहुत तारीफ होने लगती है, जिसके कारण उसको लगता है कि वो कुछ भी कुल्हड़ में बनाएगी तो टेस्टी ही बनेगा। और वो अब रोज तीनों टाइम कुछ न कुछ बनाती तो कुल्हड़ में ही डालकर परोस देती। कुछ दिन तो सब खुश थे, लेकिन एक दिन मोक्ष अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको पता है कुल्हड़ बहुत महंगे हो गए हैं, हमें रेस्टोरेंट के लिए लाने पड़ते हैं, मजबूरी है, क्योंकि उसके पैसे तो हम खाने में जोड़ के कमा लेते हैं। लेकिन ये जो नेहा रोज रोज कुल्हड़ में चीजें बनाती है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुल्हड़ रेस्टोरेंट से मंगवाती है। क्या? इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। रुक तू, मैं उससे बात करती हूँ। शाम के समय जब सब खाने के लिए बैठते हैं, तो इस बार नेहा कुल्हड़ पिज्जा ही बनाती है। ये देखकर कुल्ली देवी कहती है, अरे बहू, ये क्या है? तेरा हर रोज का है। अरे तुझे पता है ये कुल्हड़ एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंकना पड़ता है। ऐसे तू रोज ही हमें इसमें खाना परोसेगी तो कितना नुकसान होगा। अरे घर में स्टील के बर्तन है, उसमें खाना दे, कम से कम दोबारा इस्तेमाल तो हो सकते हैं। पर माँ जी, इसमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है, इसलिए मैं परोसती हूँ। बहू, माना हमारा खुद का रेस्टोरेंट है, लेकिन ये नहीं कि पैसों की बर्बादी करे। स्वाद खाने में होता है, बर्तन में नहीं। तो पिज्जा नॉर्मल भी बनाएगी तो वो भी अच्छा बनेगा। कभी कभी बनाना ठीक भी है। ऐसे रोज करेगी तो तेरे पति का रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। माँ सच कह रही है नेहा, मैंने तुमको कभी बोला नहीं, लेकिन तुम्हारी यूँ रोज रोज रेस्टोरेंट से कुल्हड़ मंगवाने पर नुकसान हो रहा था, इसीलिए मैंने माँ से बात की।
ऐसी बात है तो आप सब मुझे माफ कर दो। मुझे स्वाद के आगे ये चीज ही नहीं दिखी कि मैं क्या नुकसान कर रही हूँ। अब से मैं घर के नॉर्मल बर्तन इस्तेमाल करूँगी। कभी कभी ज्यादा मन किया तभी कुल्हड़ वाली चीजें बनाऊंगी। वो सब ठीक है, आप मुझे कुल्हड़ वाला पिज्जा दो भाभी, कब से इंतजार था इसका। इस भुक्कड़ का पेट भरो पहले। आरती की बात पर सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद सभी कुल्हड़ पिज्जा को एंजॉय करते हैं। और फिर उस दिन के बाद से नेहा कभी कभी ही कुल्हड़ वाली चीज बनाती, जिससे स्वाद भी बना रहा और कुल्हड़ ज्यादा इस्तेमाल करने से उनके पैसों का भी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।